जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो आज मैं इस समय जब ये वीडियो बना रहा हूं तो इस समय क्रोएशिया जाग्रेब में वो वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट जाग्रेब ग्रैंड प्री चल रही है और आज उसका दूसरा दिन है। कल पहले दिन की खबर ये है साहब कि हमारे एक बहुत ही होनहार बच्चा, एक नया पहलवान, नया एक स्टार पैदा हो रहा है इंडियन रेसलिंग में, अमन सहरावत, उसने कल ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये बच्चा पहले अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड भी जीत चुका है और ये आने वाले दिनों की कुश्ती का नया स्टार पैदा हो रहा है। ये रवि दहिया और बजरंग पूनिया की विरासत को संभालने के लिए नया दावेदार भारतीय कुश्ती में पैदा हो चुका है और कल उसने वहाँ शानदार परफॉर्मेंस की। ऐसा मैंने खबरों में पढ़ा है कि जो रिपेचेस में जब वो ब्रॉन्ज मेडल की कुश्ती लड़ रहा था तो जब फर्स्ट राउंड खत्म हुआ तो 4-4 पे जो है वो बराबरी पे था मुकाबला जब फर्स्ट राउंड खत्म हुआ और अगले 3 मिनट में उसने लगातार 6 पॉइंट स्कोर किए और फाइनली जो है 10-4 से उसने वो मुकाबला जीता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। और वैसे भी उस बच्चे के बारे में कहा जा रहा है कि इज अ वेरी प्रॉमिसिंग चाइल्ड। और इसके अलावा कल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। एक बच्चा जो है वो ब्रॉन्ज मेडल की कुश्ती हार गया और 4th पोजीशन आई है उसकी, पर इससे कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो इस बार जो जाग्रेब ओपन में जो स्क्वाड गया है ना, ये टोटली नया रॉ टैलेंट है। क्योंकि आपने देखा वो जो अमन सहरावत है उसकी उम्र मात्र 17-18 साल है, कहीं जगह 17 लिखा है, कहीं जगह 18 लिखा है, तो वो 17-18 साल का बच्चा है, इज जस्ट जूनियर। और ये पूरा का पूरा स्क्वाड ही जो 30-31 लोग था उसमें 1-2 लोग ही सिर्फ सीनियर हैं जो पुराने टैलेंट हैं, नरसिंह यादव जैसे, बाकी सब लोग जो हैं नए बच्चे हैं। और ये विशाखापट्टनम के जो ओपन नेशनल सीनियर नेशनल्स हुए थे उसमें जो भी गोल्ड मेडल जीतने वाले थे सबको फेडरेशन ने जो है सेलेक्ट कर दिया था। वही 30-31 बच्चे टीम में गए हैं। और ये जो खलीफे थे फुगे कारतूस, ये आंदोलन जीवी, धरना जीवी, जो ये जंतर मंत्र वाले थे, इन सब ने तो नाम वापस ले लिया था। हाँ, ये जाते तो इस में भी थोड़े से ज्यादा मेडल आते, पर ये तो भैया इनका तो पहली वरीयता अब पहलवानी छोड़ के नेतागिरी हो गई है ना। तो आज इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो जाग्रेब ओपन में दूसरे दिन की कुश्तियां चल रही हैं, 5 तारीख तक चलेगा। और इस पूरे टूर्नामेंट में मेरे हिसाब से 3-4 मेडल्स आने चाहिए हमारे, पर इससे ज़्यादा की उम्मीद मैं भी नहीं करता हूं, क्योंकि ये एकदम नया पूल है टैलेंट का, एकदम नए बच्चे हैं। तो साहब ये तो है जाग्रेब ओपन की न्यूज़। इसके बाद जिन खलीफाओं ने नाम वापस ले लिए उसमें कुछ टैलेंटेड नए बच्चे भी थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल रवि को और दीपक पूनिया को इस राजनीति में नहीं फंसना चाहिए था। अरे भैया, तुम्हारा काम पहलवानी करना है, तुम पहलवानी कर लो। तुम्हें इन नेतागिरियों से, इन धरनों से क्या मतलब है? और इन फुके कारतूसों के चक्कर में ये लोगों ने नाम वापस लिए ना, भैया आज तुम यहाँ घर बैठे हो, कायदन तुम्हें आज जाग्रेब में वहां कुश्ती लड़नी चाहिए थी, पर आप पहलवानी छोड़ के यहाँ नेतागिरी कर रहे हो। तो इस नेतागिरी का यही नुकसान होता है। मैं कहता हूं ना कि आप गलत तत्वों को जब आप अपने अखाड़े में रखते हो या अपने सिस्टम में रखते हो तो यही सारे नुकसान होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान दीपक पूनिया का हुआ है। आपको याद होगा कि जब ये सुशील कुमार का लफड़ा हुआ था और छत्रसाल स्टेडियम में और वो हत्या के आरोप लगे और फिर वो श्रीमान जी जब जेल चले गए, पहलवान जी, तो उस वक्त ये वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसकी वजह से वीरेंद्र कोच साहब ने छत्रसाल स्टेडियम से अलग होके नरेले में अपना अखाड़ा बना लिया था। तो ये दीपक पूनिया वीरेंद्र कोच साहब के साथ चला गया था और इस गंदगी से दूर चला गया था। तो मैंने कहा था ये बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो वो एक अच्छा बच्चा यहाँ खराब हो जाता। फिर पता नहीं ऐसी कौन सी गुंडी उन्होंने फंसाई
पहलवान जी ने जेल में बैठे बैठे, और क्या पट्टी पढ़ाई, कौन सी घुट्टी दी, और दीपक पूनिया को पता नहीं क्या दिमाग खराब हुआ कि वो वीरेंद्र कोहली साहब का अखाड़ा छोड़ के वापस इधर आ गए छत्रसाल में। और ये वापस छत्रसाल में आने का ही नतीजा था कि पहलवानी छोड़ के वो दीपक अपना बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को खुश करने के लिए, उनकी गुड बुक्स में बने रहने के लिए पहलवानी छोड़ के वहां धरने पे बैठना शुरू हो गए। हालांकि सिर्फ 2 ही दिन धरने पे बैठे, सिर्फ 2 ही दिन की पहलवानी का, वो भी मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा 2 दिन की पहलवानी का नुकसान, पर उस पॉलिटिक्स की वजह से आपने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। फाइनली नुकसान किसका हुआ? आपका, इंडियन रेसलिंग का, है ना। इसलिए आपको दीपक पूनिया जी, आपको इस पॉलिटिक्स से यार, यू आर जस्ट किड। दीपक पूनिया हमारे कुश्ती पूल का सबसे टैलेंटेड बच्चा है और सबसे यंग है, इसलिए मैं उसको अभी भी बच्चा कहता हूं। मुश्किल से 23-24 साल उम्र है, 25 साल का हुआ होगा अभी। इतनी छोटी सी उम्र में एक ओलंपिक्स में मेडल के एकदम नजदीक, पोडियम के एकदम नजदीक खड़ा था वो, और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल। तो भैया आपका तो पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग पे होना चाहिए था, खैर आप नेतागिरी में घुस गए। तो ये खलीफे, ये फोके कारतूस इस तरीके से पहलवानी को खराब करते हैं, जैसा ये इस पूरे प्रकरण में दीपक पूनिया को खराब किया गया। और मैं एक बात बताऊं, ये दीपक पूनिया वापस नरेला वाला अखाड़ा छोड़ के वीरेंद्र कोहली साहब का वापस छत्रसाल स्टेडियम में आया, ये इस प्रकार की खबरें ना कुश्ती जगत में जानते सब लोग हैं, पर कोई डिस्कस नहीं करता, कोई अपने मुंह से बोलता नहीं है। क्योंकि लोग जो होते हैं ना, वो भले, भैया मैं भला बना रहा हूं, मुझे किसी से बुराई नहीं लेनी, किसी व्यक्ति से बुराई। अच्छा, व्यक्ति कौन है? ये फुके कारतूस खलीफे। अरे भैया, तुम इन फुके कारतूसों की गुड बुक्स में, उनकी वाहवाही में, उनकी चमचागिरी में, कुश्ती जगत में कहते हैं पानी मारना, उनको पानी मारने में पहलवानी का सत्यानाश कर रहे हैं आप लोग। ये पानी मार जितने भी थे ना, वहां जाके बैठे थे, आप किसी भी पहलवान से बात कर लीजिए कि वहां जंतर मंतर पे कौन बैठा था, बोला सब इनके पानी मार बैठे थे। तो भैया कुश्ती के पानी मार लो ने, इन घटिया नेताओं के पानी मत मारो। और ये रवि दहिया और दीपक पूनिया बजरंग के धरने में क्या करने गए थे? पानी मारने ही तो गए थे ना, भाईचारा दिखाने गए थे। अरे भैया, तारा कोई भाईचारा नहीं, थारा भाईचारा सिर्फ एक है, रेसलिंग। अपनी जो कुछ भी दिखाना है मैट पे दिखाओ, नेतागिरी के मैदान में भाईचारा मत दिखाओ। और जब आप नेतागिरी करते हैं तो यही नुकसान होता है। जिन लोगों को आज ज़गरेब में वहां मैट पे दमखम दिखाना चाहिए था ना, वो यहां राजनीति में दमखम दिखा रहे हैं। मैं इसीलिए मैं कड़वा बोलता हूं, मुझे और कुछ लोगों को मैं बहुत बुरा लगता हूं, पर मैं बोलता सच्चाई हूं। क्योंकि मुझे ना इन नेताओं की, इन पहलवानों की, इन सो कॉल्ड सुपरस्टार्स को पानी नहीं मारना, हाँ रेसलिंग को पानी मारना है मुझे। मैं सिर्फ कुश्ती का भला चाहता हूं, इसलिए बहुत कड़वी बोलता हूं। खैर, तब अब क्या है कि इधर खेल मंत्रालय ने जो नई खबर आई है परसों, कि वो जो निगरानी समिति बनाई थी, जिसको कि इन लोगों ने डिसोन कर दिया था, आंदोलनकारी पहलवानों ने, कि हम नहीं मानते इस, क्योंकि हमारी पसंद से नहीं बनाई, तो उसमें सब बबीता फोगाट को डाल दिया। विनेश फोगाट का आंदोलन, जीजा साली का आंदोलन, उसमें बबीता फोगाट, इन्हीं के घर की एक लड़की और निगरानी समिति में डाल दी।
बीजेपी वाले भी तो बहुत तराक चलाक है ना, नेतागिरी उनको तो सिखाओगे क्या? ओ भैया तुमसे बड़े नेता हैं, वो दिन रात यही काम करते हैं, पॉलिटिक्स में आप उनको नहीं हरा सकते। अब आ जाओ, तुम कह रहे थे निगरानी समिति को नहीं मानते, उन्होंने बबीता फोगाट घाल दी, अब कैसे मना करोगे भैया? तो अब तो आपको आईओए की जो जांच समिति है और खेल मंत्रालय की जो ओवरसाइट कमेटी है उसके सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा, क्योंकि अब बबीता फोगाट तो पसंद होगी ना, या वो भी पसंद नहीं है। अब आइए, प्रस्तुत होइए, और आपने जितने आरोप लगाए थे उन आरोपों के पक्ष में अपने सबूत, अपनी दलीलें पेश कीजिए। मुझे मालूम है आप नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास कोई सबूत है ही नहीं। अच्छा, तो इस पूरे प्रकरण में ना, जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है, मुझे बहुत से लोगों ने सवाल पूछे कि इस पूरी पॉलिटिक्स के पीछे क्या हरियाणा की राजनीति और क्या जाट पॉलिटिक्स भी आप देखते हैं? तो मैंने उन दिनों इन सवालों को टाल गया था। अब आज मैं उन सवालों का जवाब दे रहा हूं कि यस, इस पूरे प्रकरण में हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट पॉलिटिक्स का भी एक एंगल है। क्यों? क्योंकि जब पहले दिन धरना लगा, दूसरे दिन लगा, तो दूसरे दिन नहीं, शायद तीसरे दिन खाप पंचायतों की एक बैठक दादरी में, चरखी दादरी में कहीं हुई, और वहां पे खाप पंचायतों ने इनको समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस तो ऐलान कर ही रही थी, यूथ कांग्रेस के कैंडल मार्च तो निकलने शुरू हो ही गए थे, और इन सबने मिलके एक दिन, अगले ही दिन दिल्ली आने वाली सड़कों पे हरियाणा में चक्का जाम और मिनी किसान आंदोलन टाइप एक आंदोलन खड़ा करने की पूरी तैयारी कर ली थी। और जब मैंने कहा ना मिनी आंदोलन, तो मैं हमारे एक मित्र हैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कोच साहब मिनी आंदोलन नहीं, उस किसान आंदोलन से भी बड़ा जमावड़ा, बड़ा आंदोलन करने की पूरी तैयारी इन खाप पंचायतों प्लस पर्दे के पीछे कांग्रेस ने कर ली थी। और आज की तारीख में इस पूरे पॉलिटिकल सर्कल में इन पहलवानों के प्रति, और बहुत सारे पहलवानों में, वो जो पहलवानी के भेष में जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, उनमें एक बहुत गहरी निराशा और नाराजगी भी है कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने बिना हमसे कंसल्ट किए तीसरे दिन ही वो धरना वापस ले लिया, अपना आंदोलन वापस ले लिया, हमसे कंसल्ट नहीं किया। क्योंकि इनका बस चलता तो ये अभी इसको और लंबा चलाते और ये सड़कों पे भी इस मुद्दे की राजनीति करते। और इसके पीछे जाट वोट बैंक की भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। क्यों? क्योंकि इस पूरे मुद्दे को आपने ध्यान दिया होगा, सबसे पहले क्या बयान आए कि सब सिर्फ हरियाणा के पहलवान ही तो आंदोलन कर रहे हैं ना, बाकी देश का पहलवान तो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। पहला बात यह आई। और उसके बाद बोला कि नहीं नहीं नहीं, हरियाणा के पहलवान ने, हरियाणा के जाट पहलवान ही तो आंदोलन कर रहे हैं। इस प्रकार की बयानबाजी शुरू हो गई थी। और इस पूरे आंदोलन, इस पूरे आंदोलन तो मैं इसको नहीं कहूंगा, इस पूरे धरना प्रदर्शन को जाट पहलवानों का प्रदर्शन बना के एक ठप्पा लगाने की कोशिश शुरू हो गई थी। और बीजेपी ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती जिसमें कि जाट वोट बैंक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जाट वोट बैंक नाराज हो, या उसको हमारे खिलाफ बोलने का मौका मिल जाए, या उसका कोई भावनात्मक दोहन करके उसको हमारे खिलाफ खड़ा कर दे। इसलिए बीजेपी ने बहुत सख्ती से और बहुत तीव्रता से इस पे एक्शन लेके इस पूरे प्रकरण को समाप्त करने की कोशिश की। और चूंकि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कोई सीजन्ड पॉलिटिशियंस तो है नहीं,
तो वो अपने इस पूरे नौटंकी को संभाल नहीं पाए और अब जो है वो बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि भैया एक तरफ आईओए वाली जांच समिति बुला रही है, दूसरी तरफ निगरानी समिति बुला रही कि आओ भैया जो आरोप लगाए थे, जिसके लिए हमने ये सारा प्रपंच किया, जांच समिति और निगरानी समिति, तो आओ उसके सामने पेश हो, अपने आरोप लगाओ, किसके साथ क्या कर दिया, किसने कर दिया, कब कर दिया, क्या प्रूफ है, दो। और सब प्रूफ तो आपको पता है कोई है नहीं, सिर्फ मुंह जबानी खर्च है, जमा खर्च है, न खाता न बही, जो विनेश फोगाट कह दे वो सही। और एक बहुत बड़ी बात ना, लोग बहुत चिल्ला, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि एक तो नहीं ना, ये हमारे समाज में होली काऊ सिंड्रोम एक पैदा हो गया। ओ मैंने तो मेडल दिया है, आई एम होली काऊ, मैं कैसे झूठ बोल सकती हूं। तो ये होली काऊ बना के ना जो हम समाज में कुछ लोगों को प्रस्तुत करते हैं कि क्योंकि उसने मेडल दिए हैं इसलिए वो झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि उसने मेडल दिए हैं इसलिए जो वो कह रही सही होगी। ये एक सिंड्रोम है हमारे समाज का। अच्छा, उसके बाद एक और कि अरे लड़कियों ने बहुत हिम्मत करी था, बहुत बहादुरी दिखाई, बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसे आरोप लगा दिए। कौन सा बहादुरी दिखा दी भाई तुमने? वहां जितनी मंच पे बैठी थी सबने क्या कहा? कुछ लड़कियों के साथ हुआ, तेरे साथ हुआ ना 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 ना, मैं तो सती सावित्री हूं। हाँ भाई तेरी के लिए हुआ ना 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 जी, मैं तो बहुत सती सावित्री हूं, मैं तो एकदम पाक साफ हूं, पाकीज़ा। फिर आपने अपने ऊपर तो कोई बात ली नहीं। हाँ, बाकी जितनी बेचारी लड़कियां कैंपर्स थी लखनऊ की, उन सब के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो किस बात की बहादुरी दिखाई भाई तुमने? बहादुरी तुम तब मानते ना जब थारे में तो कोई ओट लेती कि हाँ मैं थी, मेरे साथ हुआ था। उतनी हिम्मत तो किसी ने दिखाई नहीं। अगर हम ये मान लें कि आरोप सत्य थे तो बहादुरी वाली कौन सी बात करी आपने? खुद पे तो कोई लांछन या आरोप या जो भी था वो लिया नहीं, तो दूसरे पे तो कोई भी आरोप लगा देगा, मैं कह दूंगा, कोई कह देगा। तो ये नाखून कटवा के जो शहीद बनने वाली जो प्रवृत्ति है ना, बिना कुछ किए, ओ बहुत महान है भाई, बहुत बहादुर है भाई, बहुत बहादुरी का काम कर दिया भाई पहलवानों ने, अपने ऊपर कुछ नहीं लिया, दूसरों को दोषी बना दिया, बहुत बहादुरी करी। तो साहब ये सारी की सारी इनकी बहादुरी धरी रहेगी। बबीता फोगाट और आईओए वाली कमेटी और इधर निगरानी समिति इन पहलवानों को बार बार समन दे के बुला रहे हैं, नोटिस दे के, ये उनके सामने प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं और होंगे भी नहीं। 4 हफ्ते का टाइम दिया है निगरानी समिति को और जांच कमेटी को आईओ ने। ये 4 हफ्ते ऐसे ही बीत जाएंगे और ये प्रकरण ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। ज़गरेब ओपन की आज दूसरा दिन की कुश्तियां चल रही हैं। शाम तक रिजल्ट आएगा कि आज किसने कितना क्या मेडल लिए, उस पर अब हम कल चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।